नमस्कार। 2024 बीतने वाला है और 2025 आने वाला है। आज हम बात करेंगे कि ये 2024 जो देश की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके लिए 2024 कैसा रहा और आने वाला जो वर्ष है वो सियासी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है। तो 2024 में हमने देखा कि जो प्रमुख घटना रही वो रही जून 2024 में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक सुखद बात यह रही कि वो अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने में सफल रही। और कांग्रेस के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें उसे 99 सीटों पर विजय मिली और वो मुख्य विपक्षी दल जो है लोकसभा में बनने में सफल रहा। लेकिन 2025 इन दोनों ही दलों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होने वाला, यानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2024 है वो कैसा रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये नारा दिया था अब की बार 400 पार, यानी उनका कहने का आशय यह था कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के अन्य सहयोगी दल हैं वो मिल करके इस बार लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीते थी और एनडीए के साथ मिलकर जो सीटें जीती थी उससे भी कम वो पहुंच गए, 2019 से कम में पहुंच गए। लेकिन मतलब बहुत सारे फैक्टर थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और जो विपक्ष की लामबंदी थी, चूंकि इंडिया अलायंस ने मिलकर के चुनाव देश में लड़ा, उसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का आंकड़ा है वो नहीं पार कर पाई, लेकिन फिर भी सरकार बना पाई। उसके लिए एक जो अच्छी बात रही वो ये रही कि 2024 में ये 8 विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जो है अपनी सरकारें बनाई। ये भी एक उसके लिए बहुत ही सुखद बात रही। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस के लिए किस तरीके से अच्छा रहा? कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि जिस तरीके से उसने जो है विभिन्न दलों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस का गठन किया और उसके बाद देश में जो है सीटों का बंटवारा कर चुनाव लड़ी, उसके चलते उसको 99 सीटें जो है मिली। और जो 2019 में उसको सीटें 52 मिली थी, उससे यह आंकड़ा बहुत ज्यादा था। और सबसे अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस पिछले जो 10 सालों से लोकसभा में विपक्षी नेता का जो एक दर्जा होता है वो नहीं पा रहा था। वो 99 सीटें मिलने के बाद उसे एलओपी यानी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा उसे मिल गया और राहुल गांधी विपक्ष के नेता जो है उसको मान्यता मिल गई। ये एक उसके लिए बहुत ही सुखद बात रही। लेकिन जो सबसे चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए बात रही, एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी के लिए अच्छी बात यह रही कि वो इस बार रायबरेली से भी चुनाव लड़े, वायनाड के साथ साथ रायबरेली से वो चुनाव जीत गए। और इसके बाद प्रियंका गांधी 2024 में वायनाड जो सीट खाली हुई वहां से वो चुनाव लड़ी, तो प्रियंका गांधी की भी लोकसभा में एंट्री हो गई। और राहुल गांधी ने इस बार जो उसकी न्याय यात्रा के तौर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उन्होंने यात्रा की थी और इस बार उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से, मतलब उसका जो पार्ट 2 है वो किया। और इस दौरान उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी है या सत्ताधारी दल है उसको विभिन्न मुद्दों पर, महंगाई और बेरोजगारी
को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जो घातक बात रही वो ये रही कि जो बिहार में जो उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था, और पश्चिम बंगाल में जो पिछली बार 2019 का जो परफॉर्मेंस था उससे भी नीचे वो पहुंच गई, और बहुत ही उसका कमजोर प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पर रहा। और उसने जिस तरीके से जो है राजस्थान में उसकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में जो उसकी सरकार उसके मध्य प्रदेश में खराब प्रदर्शन रहा, छत्तीसगढ़ में, ये सब उसको बहुत ही खराब प्रदर्शन उसका विधानसभा चुनाव में रहा। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि किस तरीके से जो 2025 है, 2025 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जो है ये साल बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला। यहां पर दो प्रमुख जो है राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, हालांकि दिल्ली को अभी भी विधानसभा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वहां विधानसभा है, और देश की राजधानी होने के नाते जो है सभी लोगों की नजरें जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर रहती हैं। और अभी जो लोकसभा में चुनाव हुए वहां पर सातों की सातों सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, बल्कि सातों की सातों सीटें उसने जीत ली। कांग्रेस और आपने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था, उसका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से 2025 में वहां पर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, फरवरी में विधानसभा जो दिल्ली विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे वहां चुनाव की घोषणा जल्दी ही होने वाली है। इसके अलावा एक और राज्य है जिसमें 2025 में चुनाव होने वाले हैं, वो है बिहार। बिहार में भी वहां चुनाव होने वाले हैं। अब इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत आसान नहीं होगा वहां का चुनाव जीत लेना। दोनों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है विधानसभा चुनाव। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, दिल्ली में इस समय आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वो जो है इस बार यानी चौथी बार भी दिल्ली की सत्ता में वो अपना कब्जा बरकरार रखे। उसके लिए लगातार उन्होंने वायदों की जो है एक तरीके से झड़ी लगा दी है, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। वो जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन केंद्र की योजनाओं के पैरेलल जो है उन्होंने संजीवनी मेडिकल की घोषणा कर दी कि 60 साल से अधिक आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको जो है आप निःशुल्क उनका इलाज कराएगी, और कोई उसमें ना तो आय का बैरियर रखा गया है, ना ही किसी 60 साल के बाद कोई आयु का बैरियर रखा गया। यानी 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं और दिल्ली के निवासी हैं उन सबको जो है निःशुल्क उनका इलाज कराएगी सरकार। और इसके अलावा महिलाओं को जो है 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। ऑटो वालों के लिए जो है उन्होंने घोषणाएं कर दी। कहने का मतलब लगातार वो जो है ऐसी वायदों की झड़ी लगाते जा रहे हैं ताकि वो जो है फिर से इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी जो है विजय प्राप्त कर सके। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो आपके संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद और उनके जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनके नेता हैं पार्टी के संजय सिंह, ये सब जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप में गए, दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में गए। तो ये ऐसा उनके दामन पर दाग है जो बहुत आसानी से जनता नहीं भुलाएगी। दूसरी बात, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो भी काम कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत सहज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पकड़ लगातार जो है बनाए रखने के लिए जो है अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। दूसरी बात, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात और बता दूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हरियाणा में और महाराष्ट्र में
बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। हरियाणा में फिर से जो है सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से उसने अपना प्रदर्शन दिया विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है उत्साहित है, और वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रही है कि अब जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर ले, सरकार बना ले, ऐसा उसका जो है प्रयास चल रहा है, ऐसी उसकी रणनीति चल रही है। अब कांग्रेस के समक्ष क्या चुनौतियां? देखिए, कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब देखिए, जो ये हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो बहुत ही कहना चाहिए सराहनीय नहीं रहा, मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। उसको लेकर के उनके जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है वही सवाल उठाने लगे हैं। और यहां तक कि टीएमसी की जो प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की जगह वो खुद जो है जो इंडिया ब्लॉक है उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ये संकेत दे दिया कि राहुल गांधी को उसका नेतृत्व नहीं करना चाहिए, और यदि ममता बनर्जी आगे आती हैं तो उनको ये मौका देना चाहिए। ये क्यों सवाल उठा? क्योंकि जो है जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन काफी घटिया रहा हरियाणा और महाराष्ट्र में, उसको लेकर के सवाल उठने लगा। तो कांग्रेस के लिए सहज नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास कोई ऐसा सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है जो दिल्ली में हो। जनाधार भी उसका बहुत कहना चाहिए कि कमजोर हो चुका है दिल्ली में। उसके पास ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं जो है वहां पर अपनी विजय स्थापित कर सकें, विजय प्राप्त कर सकें, जो है वहां पर जीत सकें। ये स्थिति दिल्ली में नहीं बनती। उसी तरीके से यदि बिहार में देखा जाए, बिहार में उसका प्रदर्शन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रहा है वो भी उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है उसके परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा चुनाव है वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में भी चुनौती है। चुनौती क्यों है कि अभी तो स्थिति बहुत ही अनुकूल दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री वहां के जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल तो एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो कह भी रहे हैं कि हम अब भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने पलटी मार दी। तो पलटी मार के वो चले गए उसके राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। तो ऐसी स्थिति में ये मतलब जो नीतीश कुमार हैं वो विधानसभा चुनाव तक अपने स्टैंड पर कायम भी रहेंगे, इस पर भी प्रश्न है। कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। यही कारण उनको पलटू राम कहा जाता है कि वो पता चला कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अचानक जो है उन्होंने पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी की जगह किसी और के साथ हाथ मिला लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 2025 बहुत चुनौतीपूर्ण है, और कांग्रेस के लिए तो है ही। मुझे लगता है कि दोनों दलों के लिए ये जो साल है, आने वाला साल है, काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।